हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नीट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। इसके मैं प्रिंट आउट निकाल के लेके आया हूँ नोट्स, तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी पीडीएफ में से पढ़ लेना। ओके, तो ये पूरी एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन लिखी है मैंने, जो इम्पोर्टेंट है नीट की दृष्टि से। ठीक है ना, तो हम एक एक लाइन पढ़ के सुनाएंगे और मैं जहाँ पे ये पेन को चला रहा हूँ वहाँ पे ध्यान देना। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इम्यूनिटी मतलब कि प्रतिरक्षा के बारे में, जिसे हम रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कहते हैं। क्या होती है रोग प्रतिरोधक क्षमता? ये होती है कि शरीर के रोगों से लड़ने की क्षमता, अर्थात शरीर के जो रोग होते हैं ना, अपने अंदर जो रोग होते हैं उनसे लड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? इम्यूनिटी मतलब कि प्रतिरक्षा। ये हमारी दो प्रकार की होती है, एक तो होती है जन्मजात, एक होती है उपार्जित। तो जन्म से प्राप्त हो जन्मजात, उपार्जित जो जन्म के बाद प्राप्त होती है उसे हम उपार्जित कहते हैं। ठीक है ना, जन्मजात प्रतिरक्षा या सहज प्रतिरक्षा या अविशिष्ट प्रतिरक्षा कैसे कहते हैं? इसमें क्या होता है, ये जनक से प्राप्त होती है। जन्मजात प्रतिरक्षा जो होती है वो जनक से प्राप्त होती है और ये जन्म से विद्यमान होती है। क्या होती है? जन्म से विद्यमान होती है। और इसमें ना कुछ अवरोध पाए जाते हैं, जैसे कि शारीरिक अवरोध हो गया, कार्य अवरोध हो गया, और भी अवरोध पाए जाते हैं। ठीक है ना, और इसमें सभी एंटीजन के विरुद्ध समान रूप से कार्य करती है। ये केवल जो जन्मजात प्रतिरक्षा होती है वो केवल एंटीजन के विरुद्ध कार्य करती है, इसमें एंटीबॉडी नहीं बनती है। ठीक है ना, अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले जन्मजात प्रतिरक्षा के जो अवरोध हैं ना वो कौन कौन से होते हैं। पहला अवरोध आता है हमारा फिजिकली बैरियर, मतलब कि भौतिक या शारीरिक अवरोध। जैसे कि भौतिक अवरोध में जैसे कि हमारी त्वचा हो जाएगी, क्योंकि हमारा शारीरिक अवरोध हो गया ना, ये बाहर से आने वाले रोगों से हमारी रक्षा करती है, तो ये हो गया हमारा शारीरिक अवरोध। और आंतरिक उपकला, जो हमारे अंदर की उपकलाएँ होती हैं, वो भी हमारा फिजिकल बैरियर होता है। ठीक है, जन्मजात अवरोध। और कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा इसमें रासायनिक अवरोध। रासायनिक अवरोध जैसे कि हमारे आंसू हो गए, हमारा पसीना हो गया, हमारा लार हो गया, हमारे जठर रस में जो स्रावित होता है HCl वो हो गया। ठीक है ना, तो और तीसरा अवरोध आता है हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट अवरोध है, कोशिकीय अवरोध। कोशिकीय अवरोध मतलब कि सेलुलर बैरियर, ये सबसे इम्पोर्टेंट अवरोध होता है। इसमें दो कोशिकाएं आती हैं, एक तो वक्षकाणु कोशिकाएं, एक आती है हमारी अवक्षकाणु सेल्स। एक तो वक्षकाणु कोशिकाएं, एक होती है हमारी अवक्षकाणु कोशिकाएं। इनको याद इसको याद रखना कि वक्षकाणु कोशिकाएं कौन कौन सी होती है। एक तो होती है न्यूट्रोफिल, ये नीट में आने का बहुत चांस है इसके, कि निम्न में से वक्षकाणु कोशिका है। तो एक तो होती है न्यूट्रोफिल और एक होती है मोनोसाइट। ये जो मोनोसाइट होती है ये हमारी बृहद वक्षकाणु कोशिका होती है। और जो हमारी प्राकृतिक मारक सेल मतलब NKC नेचुरल किलर सेल जो होती है, ये हमारी अवक्षकाणु कोशिका होती है। क्या होती है? अवक्षकाणु कोशिका। ठीक है, अब नेक्स्ट अवरोध आता है साइटोकाइनेन अवरोध। ये भी हमारे नीट की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, ये भी क्या है, नीट की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो साइटोकाइनेन अवरोध में क्या होता है, जो हमारी असंक्रमित सेल होती है ना, वो इस एक प्रोटीन का स्रावण करती है, जिसे हम कहते हैं इंटरफेरॉन प्रोटीन। इंटरफेरॉन प्रोटीन क्या करता है, जो असंक्रमित कोशिकाएं होती हैं ना, असंक्रमित कोशिकाओं को विषाणु संक्रमण से बचाता है। इंटरफेरॉन प्रोटीन क्या काम करता है? असंक्रमित सेल को विषाणु संक्रमण से बचाता है। ठीक है ना, ये आपके इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इसी का मतलब होता है कि जो संक्रमित एक वायरस संक्रमित कोशिकाएं होती हैं, ये इंटरफेरॉन प्रोटीन आ जाता है, तो ये असंक्रमित कोशिकाओं को संक्रमण से बचाता है। ठीक है ना, अब इसमें एक MCQ बनता है, MCQ देखते हैं हम। जैसे कि फैगोसाइट मतलब भक्षक कोशिका के उदाहरण होंगे, तो भक्षक कोशिका के निम्न में से उदाहरण होगा, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है नीट में। तो ऑप्शन दे देगा मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, NKC और A एंड C। मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल दोनों ही होती हैं भक्षकाणु कोशिकाएं, तो A एंड C इसका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं एक और MCQ। देखो, ये क्वेश्चन आ सकता है कि वायरस इन्फेक्शन के विरुद्ध कार्य करता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि वायरस इन्फेक्शन के विरुद्ध कार्य करता है। तो वायरस इन्फेक्शन के विरुद्ध मतलब जो असंक्रमित कोशिकाएं होती हैं उनको संक्रमण से कौन बचाता है? साइटोकिनिन बैरियर बचाता है ना, जो इंटरफेरॉन प्रोटीन जो स्रावित करता है। तो इंटरफेरॉन ये फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा इसका। फिजिकल या शारीरिक अवरोध मिलता है। फिजिकल या शारीरिक अवरोध कौन सी होते हैं? स्किन से मिलता है, और एक इंटरनल ऑर्गन मतलब कि आंतरिक उपकला की होती है ना, उनसे मिलता है। तो ये क्वेश्चन हो जाएंगे, इनको देख लेना आप। ठीक है, नेक्स्ट आती है उपार्जित प्रतिरक्षा, जो हमको जन्म से प्राप्त नहीं होती। ये विशिष्ट प्रतिरक्षा होती है। विशिष्ट प्रतिरक्षा होती है, स्मृति पर आधारित होती है, एंटीबॉडी से सुरक्षा प्रदान करती है। लेकिन जो हमने जन्मजात प्रतिरक्षा पढ़ी थी वो एंटीबॉडी उसमें नहीं बनती है, उसमें केवल एंटीजन के विरुद्ध समान रूप से कार्य करती है, ये एंटीबॉडी से सुरक्षा देती है। अब जो हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी मतलब ये जो उपार्जित प्रतिरक्षा होती है, ये हमारी दो प्रकार की होती है। एक तो होती है एक्टिव, एक होती है पैसिव। एक्टिव को हिंदी में कहते हैं सक्रिय, पैसिव को कहते हैं निष्क्रिय। अब सक्रिय और निष्क्रिय में क्या रिलेशन होता है, क्या अंतर होता है, वो देखते हैं।
सक्रिय प्रतिरक्षा जो होती है ना, इसमें एंटीबॉडी का निर्माण जो होता है वो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र करता है। सक्रिय प्रतिरक्षा में जो एंटीबॉडी होती है ना, उसका निर्माण हमारा प्रतिरक्षा तंत्र ही करता है। और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में बाहर से लाया गया एंटीबॉडी का उपयोग होता है, ठीक है ना। अगर ये हमारे शरीर में ही बनेगा, हमारा प्रतिरक्षा तंत्र ही बनाएगा, तो इसका जो प्रभाव होगा वो दीर्घकालिक होगा। जब जब भी हमको बीमारियाँ होंगी तो वो अपना कार्य करेगा, ठीक है ना। और ये इसका प्रभाव होता है अल्पकालिक, ठीक है ना। अब देख, सक्रिय प्रतिरक्षा का एग्जाम्पल हो जाएंगे वैक्सीन। इनके एग्जाम्पल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो एग्जाम्पल्स याद रखने हैं कि सक्रिय प्रतिरक्षा के 2 एग्जाम्पल्स होंगे, एक तो हो जाएगा वैक्सीन, एक हो जाएगा प्राकृतिक संक्रमण, मतलब कि नेचुरल इन्फेक्शन, ठीक है। और निष्क्रिय प्रतिरक्षा के एग्जाम्पल हो जाएंगे IgA, IgG और सर्पदंश में एंटीवेनम, मतलब कि जब सांप काट लेता है हमको तो हमको एंटीवेनम दिया जाता है। एंटीवेनम एक प्रकार का रोग प्रतिरोधक है जो इसके विपरीत में कार्य करता है। IgA क्या होता है कि माँ के दूध से शिशु को प्राप्त होता है, जो माँ का दूध होता है ना उससे शिशु को प्राप्त होता है IgA। और जो माँ के मतलब बच्चे के जन्म से पहले जो माँ का भ्रूण होता है वो माँ के प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ रहता है। दोनों का जो कनेक्शन होता है वो प्लेसेंटा के द्वारा होता है। तो प्लेसेंटा से भ्रूण को कौन सी प्राप्त होती है? IgG प्राप्त होती है, ठीक है। और ये सर्पदंश में एंटीवेनम। अब जो हमारी एक्टिव इम्यूनिटी होती है ये भी हमारी 2 प्रकार की होती है। ये तो 100% आएगा क्वेश्चन कि एक्टिव इम्यूनिटी के 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है आर्टिफिशियल, मतलब कि प्राकृतिक एक्वायर्ड इम्यूनिटी, प्राकृतिक उपार्जित प्रतिरक्षा, ठीक है। सॉरी आर्टिफिशियल मतलब कि कृत्रिम और प्राकृतिक। कृत्रिम होता है हमारा टीका, जो टीका लगाया जाता है वो कृत्रिम होता है, लेकिन जो प्राकृतिक संक्रमण होता है वो हमारा नेचुरल होता है, मतलब कि प्राकृतिक होता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी मतलब की होती है 2 प्रकार की, ये भी होती है आर्टिफिशियली और नेचुरल। आर्टिफिशियल जैसे कि एंटीवेनम हो गया, और नेचुरल में हमारा IgA और IgG हो गई। तो ये हमको सीधे याद रखने हैं, जो मेरा जो नोट्स लिख रहे हैं इनको सीधा याद कर लेना, इनके सीधे क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, ठीक है ना। इसके अलावा आपको NCERT पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन आ गया एंटीवेनम उदाहरण। एंटीवेनम किसका उदाहरण? तो एंटीवेनम ये लिख रहा है पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है ना। अब एंटीबॉडी के बारे में पढ़ते हैं। एंटीबॉडी मतलब कि प्रतिरक्षा क्या होती है कि बी लिम्फोसाइट से निर्मित प्लाज्मा प्रोटीन है। ये सीधा आपको याद रखना जो एंटीजन के विरुद्ध कार्य करती है। जो एंटीबॉडी होती है वो एंटीजन के विरुद्ध कार्य करती है, तो सीधा हमको पता होता है। और ये बी लिम्फोसाइट, कौन सी लिम्फोसाइट? बी लिम्फोसाइट से निर्मित प्लाज्मा प्रोटीन होती है। एंटीबॉडी जो होती है वो इम्यूनोग्लोबिन या गामा ग्लोबिन भी कहते हैं। एंटीबॉडी जो होती है ना इसको हम इम्यूनोग्लोबिन तथा गामा ग्लोबिन के नाम से भी जाना जाता है। ये 5 प्रकार की होती है हमारी एंटीबॉडी जो होती है वो हमारी कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। एंटीबॉडी हमारी 5 प्रकार की होती है। IgG, IgA, IgM, IgD, IgE। ये आपको दोनों याद करने की जरूरत नहीं है नीट की दृष्टि से, ये आपके NCERT में भी नहीं दे रखी हैं। इन तीनों के बारे में दे रखा है। IgG जो होती है हमारी एलर्जी से संबंधित होती है। IgG जो होती है वो अपरा मतलब कि प्लेसेंटा, अभी हमने पहले पढ़ा था ना कि अपरा से गर्भ शिशु में जाती है। और IgG होती है माँ के दूध से प्राप्त होती है, ठीक है ना। माँ के दूध को क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रम कहते हैं। तो इसको याद रखना, माँ के दूध को क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रम कहते हैं। अब एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर देखते हैं। तो एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में जो हैवी चेन्स होती हैं, जो ये पास में लगी होती है पहले, तो ये हैवी चेन्स जो होती हैं वो 2 होती हैं। ये जो बाहर होती हैं लाइट चेन होती हैं, तो ये लाइट चेन भी हमारी कितनी होती हैं? 2 होती हैं। तो एक फार्मूला बन जाता है H2L2, मतलब 2 हैवी चेन 2 लाइट चेन। जो हल्की चेन होती है उसमें 220 एमिनो एसिड होते हैं। जो बाहरी जो होती है उसमें 440 एमिनो एसिड होते हैं। और जो ये हमारी जो चेन्स बनती हैं ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन पाई जाती है एंटीबॉडी की संरचना में। एंटीबॉडी की जो संरचना होती है जिसमें H2L2 के बीच में जो बंध पाया जाता है उसे हम डाइसल्फाइड बंध कहते हैं। ये सीधे याद रखना है आपको, इसमें समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सीधा आपको याद रखना है। जो क्वेश्चन आ सकता है एंटीबॉडी का निर्माण होता है तो बी लिम्फोसाइट में होता है एंटीबॉडी का निर्माण। जब भी हमने जस्ट पढ़ा था ना, देखो यहाँ पे कि एंटीबॉडी का निर्माण कहाँ होता है? बी लिम्फोसाइट से निर्मित प्लाज्मा प्रोटीन है, तो बी लिम्फोसाइट में होता है, ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं स्वयं प्रतिरक्षा रोग, मतलब ऑटो इम्यूनो डिजीज़। ऑटो इम्यून डिजीज़ क्या होती है? स्वयं प्रतिरक्षा विकार। स्वयं प्रतिरक्षा विकार में क्या पढ़ते हैं हम कि जो हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है ना, ये जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र होता है, प्रतिरक्षा तंत्र के द्वारा शरीर के अंग या ऊतक या सेल के विरुद्ध एंटीबॉडी का निर्माण। तो सीधा सा मतलब ये है कि जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र होता है वो हमारे अंगों के ही विरुद्ध कार्य करता है, ठीक है ना। तो इम्यूनो सिस्टम का फेलियर मतलब कि अगर हमारा प्रतिरक्षा तंत्र हमारे अंगों के ही खिलाफ कार्य करेगा तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है, जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो क्या हो जाएगा? विफल हो जाएगा। तो यही इसका मतलब होता है, ठीक है। इसके एग्जांपल्स याद रखना स्वयं प्रतिरक्षा तंत्र के। ये तो रूमेटॉइड और आर्थराइटिस एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। रूमेटॉइड, आर्थराइटिस, माइस्थेरिया ग्रेविस और हाथी मोटी रोग, ठीक है ना।
अब हम पढ़ते हैं लिम्फोइड ऑर्गन। लिम्फोइड ऑर्गन मतलब कि लसीकाव अंग। लसीकाव अंग में हम पढ़ते हैं प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन ऐसे अंग जो लिम्फोसाइट का निर्माण एवं परिपक्वन करते हैं, ठीक है ना। तो ये आप इसको देख लेना। प्राथमिक लिम्फोइड ऑर्गन जो लिम्फोसाइट का निर्माण एवं परिपक्वन करते हैं प्राथमिक कहलाते हैं, और जो लिम्फोसाइट का पैथोजन के साथ इंटरेक्शन करवाते हैं सेकेंडरी कहलाते हैं। ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे अस्थि मज्जा और थाइमस। अस्थि मज्जा जो होती है वो टी तथा वी लिम्फोसाइट का निर्माण करती है। थाइमस जो होता है वो टी लिम्फोसाइट का परिपक्वन करता है। ये आपको याद रखने हैं, इसमें कोई समझने की कोई लॉजिक है नहीं है। सेकेंडरी लिम्फोसाइट के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे प्लीलिया, टॉन्सिल, पेयर पेचिस और लसीकीय पर्व। ये भी हमारे 2 MCQ जाएंगे, MCQ आप देख लेना, ठीक है ना। ये वैक्सीन हो जाएगा। वैक्सीन 2 प्रकार की होती है, एक तो आर्टिफिशियल, इसमें कोई आपको ये याद नहीं रखनी है आपको, इसको आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, फर्स्ट वैक्सीन कौन सी बनाई गई थी? चेचक की बनाई गई थी, स्मॉल पॉक्स की। फर्स्ट वैक्सीन स्मॉल पॉक्स चेचक की बनाई गई थी। खोजकर्ता कौन था वैक्सीन का? एडवर्ड जेनर, ठीक है ना। वैक्सीन के उदाहरण हो जाएंगे लाइव वैक्सीन हो जाएगी, फ्लूइड वैक्सीन हो जाएगी, टॉक्सिक वैक्सीन हो जाएगी और जेनेटिक इंजीनियर वैक्सीन हो जाएगी। लाइव वैक्सीन, जीवित वैक्सीन 2 ही होती हैं। एक तो BCG का टीका लगाया जाता है जो टीबी के मरीज को लगाया जाता है, एक होती है OPV का टीका लगाया जाता है, वो भी हमारी जीवित वैक्सीन होती है, ओरल पोलियो वैक्सीन। और जो मृत वैक्सीन होती है वो हमारा रेबीज़ की होती है, ठीक है ना। टॉक्सिक वैक्सीन होती है जैसे कि ATS हो गया, टिटनेस हो गया, डिप्थीरिया का हो गया। और जेनेटिक इंजीनियर वैक्सीन आनुवांशिक अभियांत्रिकी जो टीका होता है ना, इसमें जेनेटिक इंजीनियर का मतलब होता है RDNA से टेक्निक होती है, जेनेटिक इंजीनियर टेक्निक, ठीक है ना। इसमें एग्जांपल हो जाएगा हेपेटाइटिस B का जो टीका होता है वो जेनेटिक इंजीनियर वैक्सीन का एग्जांपल हो जाएगा। जो BCG की फुल फॉर्म होती है बैसिलस क्लाइमेट ग्यूरिन, ठीक है। इसको याद रखना है आपको, ये फुल फॉर्म आपको सीधी पूछी जा सकती है। टीबी के बचाव से सहायता प्रदान करती है, ठीक है ना। अब एक आती है हमारी DPT का जो टीका होता है ना वो ट्रिपल वैक्सीन होती है। क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से ट्रिपल वैक्सीन है तो DPT में देख, ये तो होता है हमारा टिटनेस, ये होती है हमारी डिप्थीरिया, और P का मतलब होता है पेट्यूसिस, ठीक है ना। IPV की फुल फॉर्म आ सकती है इंजेक्शन पोलियो वैक्सीन। OPV की फुल फॉर्म आ सकती है ओरल पोलियो वैक्सीन। कोविड-19 की फुल फॉर्म आ सकती है कि कोविड-19 कौन सा वायरस होता है? RNA वायरस होता है, कोरोना वायरस होता है। इसका रोगजनक, इसकी जो 16 जनवरी 2021 को टीकाकरण इसका प्रारंभ हुआ था, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है। अब रोग को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है ना। ओके, धन्यवाद। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना प्लीज़।